हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड के सभी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आप सभी को स्टडी विद एम के द्वारा हिंदी की क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। ये क्लास डेली शाम 5 बजे आप सभी को प्रोवाइड कराई जाती है, जो कि आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड व अन्य एक दिवसीय सभी परीक्षाओं हेतु काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप सभी लोग हमारी इस क्लास में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। और अभी तक काफ़ी सारी क्लासेस आपको हिंदी की प्रोवाइड करा दी गई हैं। तो जिन लोगों ने पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं, स्टडी विद एम पर प्लेलिस्ट अपडेट कर दी गई है, तो वहाँ पे आप विजिट करके अब तक के सारे क्लासेस को एक साथ देख सकते हैं। तो चलिए, आज के इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है, और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप क्विज ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज की सीरीज़ को हम स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, अपने मित्रों बंधुजनों को लिखने वाले पत्रों को किस प्रकार के पत्र माना जाता है? तो देखिए, अपने मित्रों बंधुजनों को लिखने वाले पत्रों को माना जाता है अनौपचारिक पत्र, यानी कि ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, अनौपचारिक पत्राचार उनके साथ किया जाता है जिसके साथ हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है, और अनौपचारिक पत्र में व्यक्तिगत सुख दुख का विवरण होता है, और अपने परिवार के लोगों, मित्रों व सगे संबंधों को ये पत्र लिखे जाते हैं। और इस प्रकार के जो पत्र होते हैं, यानी कि अनौपचारिक जो पत्र होते हैं, तो इनके 3 प्रमुख भाग होते हैं। ध्यान दीजिएगा, अनौपचारिक पत्र के 3 प्रमुख भाग होते हैं। एक तो होता है कौन सा भाग? शीर्ष भाग। दूसरा होता है मध्य भाग, और तीसरा होता है अधोभाग। तो 3 प्रमुख भाग होते हैं अनौपचारिक पत्र के। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नमकीन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो देखिए, नमकीन शब्द में बताना है कौन सा प्रत्यय है। और प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन व विशेषता लाते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रत्यय हमेशा शब्दों के एंड में जुड़ेंगे, यानी कि शब्दों के ये अंत में जुड़ते हैं प्रत्यय। और प्रत्ययों का अपना अर्थ कुछ भी नहीं होता है, लेकिन ये शब्दों के एंड में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन व विशेषता लाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका नमक शब्द है, नमक शब्द है, इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ गया है? इसमें इन प्रत्यय जुड़ने से शब्द का रूप क्या हो गया है? नमकीन। तो ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पे आपका कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? इन प्रत्यय। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, घड़ा शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो देखिए, तत्सम की अगर हम बात करते हैं, तो संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हम आज भी ज्यों का त्यों अर्थात उसी रूप में करते हैं, तो ऐसे शब्द आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कि आपका सूर्य हो गया, अग्नि हो गया, ये सभी आपके तत्सम शब्द हैं। क्षेत्र हो गया, ये भी आपका तत्सम शब्द है। और ऐसे ही इनमें से आपको बताना है कि तत्सम रूप क्या हो जाएगा घड़ा का। तो घड़ा का तत्सम रूप होता है क्या? घट। घट भी एक आपका तत्सम शब्द है, ये ध्यान रखेंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि घट का तद्भव रूप क्या होगा, बताएं। तो आपको वहाँ पे करेक्ट करना पड़ेगा घड़ा। घड़ा जो होगा ये तद्भव रूप होगा किसका? घट का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, जानकी मंगल के कवि कौन है? तो देखिए, काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है। जानकी मंगल के कवि बताने हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तुलसीदास। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए, तुलसीदास के जन्म की अगर हम बात करें तो 1532 ईस्वी में कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। उत्तर प्रदेश राज्य में इनका जन्म हुआ है, ये ध्यान रखेंगे। और इनके उपनाम की बात करें तो इनका उपनाम क्या था? राम बोला। राम बोला इनका उपनाम था। और अन्य उपनाम भी थे इनके, जैसे कि हिंदी का जाति कवि इन्हें कहा जाता है। इसके अलावा कवि शिरोमणि इन्हें कहा जाता है, और मानस का हंस भी इन्हीं को ही कहा जाता है। तो अन्य उपनाम भी आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संपादक किसे कहते हैं? तो संपादक किसे कहा जाता है, ये बताना है।
देखिए, त्रुटि रहित कर छापने योग्य बनाने वाला, त्रुटि रहित कर छापने योग्य बनाने वाले को क्या कहा जाता है? संपादक कहा जाता है। यानी कि पुस्तक या सामयिक पत्र आदि को संशोधित कर प्रकाश के योग्य बनाने वाले को क्या कहा जाता है? बनाने वाले व्यक्ति को कहा जाता है संपादक। पुस्तक या सामयिक पत्र आदि को संशोधित कर प्रकाश के योग्य बनाने वाले व्यक्ति को संपादक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सूरज पूरब से उगता है, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो देखिए, सूरज पूरब से उगता है, बताना है आपको कि ये किस प्रकार का वाक्य है। तो ये जो वाक्य है ये है आपका विधानवाचक वाक्य। और विधानवाचक वाक्य में क्या होता है? जिस वाक्य में क्रिया होने या करने की जानकारी प्राप्त हो तो उसे कहा जाता है विधानवाचक वाक्य। तो यहाँ पे कार्य हो रहा है तो आपका यहाँ कौन सा वाक्य हो जाएगा? विधानवाचक वाक्य हो जाएगा। आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को आप शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। डेली ये सेशन आप सभी को शाम 5 बजे प्रोवाइड कराया जा रहा है जो कि आपके आगामी सभी उत्तराखंड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। चलिए अगला देखें, एक कहानी यह भी के रचनाकार कौन है? तो देखिए, एक कहानी यह भी, इसके रचनाकार बताने हैं तो कौन है? मन्नू भंडारी इसके रचनाकार हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, मन्नू भंडारी ने एक कहानी यह भी में अपने आत्मकथा का वर्णन किया है। यानी कि मन्नू भंडारी की ही ये क्या है? आत्मकथा है, एक कहानी यह भी। और एक कहानी यह भी आत्मकथा के लिए इन्हें वर्ष 2008 में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। ये ध्यान रखेंगे, इन्हें व्यास सम्मान मिला है इनकी आत्मकथा के लिए जिसका नाम है एक कहानी यह भी। और जो आपकी मन्नू भंडारी हैं इनका मूल नाम पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है। तो मूल नाम क्या था इनका? महेंद्र कुमारी। महेंद्र कुमारी इनका मूल नाम था मन्नू भंडारी का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत संघ की राजभाषा कौन सी है? तो देखिए, भारत संघ की राजभाषा आप सभी को पता है हिंदी है। अगर नहीं पता है तो पता चल गई होगी। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि कौन सी है? लिपि है देवनागरी। अनुच्छेद 343 के तहत संघ की राजभाषा तो क्या है? हिंदी है, जबकि लिपि है देवनागरी। और हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, नोट डाउन कर लीजिए। और आपसे पूछा जा सकता है कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहां पर आयोजित हुआ था? नोट कर ले, इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है आपका। जो पहला हिंदी सम्मेलन हुआ था, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन, तो ये हुआ था 10 से 14 जनवरी 1975 में। कहाँ पर हुआ था यह सम्मेलन? नागपुर में। नागपुर में यह सम्मेलन हुआ था, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन। और ऐसे ही एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपसे पूछा जा सकता है हिंदी से रिलेट करके, केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो जिन लोगों को आंसर आ रहा है आप जल्दी से आंसर अपना कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में। केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर स्थित है? आप सभी लोग भी तो आंसर लगाए ना, जल्दी से आंसर लगाइए, केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, जिनको आ रहा है बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं आ रहा है मैं बता देती हूँ, नोट कर लीजिएगा। केंद्रीय हिंदी संस्थान जो है ये आपके कहाँ पर स्थित है? आगरा में स्थित है। ये आपका काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था, ये पंक्तियां किस कवि की हैं? तो देखिए, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब यह नौसिखिया था, ये पंक्तियां किस कवि की हैं? ये है मंगलेश डबराल की। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, मंगलेश डबराल के जन्म की अगर हम बात करें, देखिए लेखकों के जन्म बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि देखिए आईओ के द्वारा ऐसे क्वेश्चन भी बन जा रहे, कौन से लेखक
उत्तराखंड से संबंधित नहीं है। अगर आपको सबके जन्म स्थान पता होंगे तभी तो आप करेक्ट कर पाएंगे ना उन क्वेश्चंस को। तो देखिए मंगलेश डबराल जो है इनका जन्म हुआ है वर्ष 1948 में। और कब इनका जन्म हुआ ये भी क्वेश्चन बन जाता है। मंगलेश डबराल का जन्म हुआ वर्ष 1948 में। कहाँ पर इनका जन्म हुआ? टिहरी गढ़वाल में। यानी कि ये जो लेखक हैं मंगलेश डबराल, ये उत्तराखंड उत्तराखंड राज्य से संबंधित लेखक हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। टिहरी गढ़वाल के काफल पानी गांव में इनका जन्म हुआ है मंगलेश डबराल का वर्ष 1948 में। और मंगलेश डबराल जो है इन्हें वर्ष 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। किस रचना के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है ये आप कमेंट करके बताएंगे कौन सी ये रचना थी। और देखिए वर्ष 1983 में इन्होंने जनसत्ता नामक अखबार में संपादन कार्य भी किया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उधो तुम हो अति बड़भागी, यह पंक्ति किस कवि की है? तो देखिए उधो तुम हो अति बड़भागी, ये पंक्ति है किसकी? सूरदास की। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सूरदास जो हैं ये पुष्टि मार्ग संप्रदाय के, किस संप्रदाय के? पुष्टि मार्ग संप्रदाय के अष्टछाप कवियों में से एक थे। और सूरदास हिंदी साहित्य के अष्टछाप कवियों में से एक थे और इन्हें अष्टछाप का जहाज भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा जाए कि अष्टछाप का जहाज किस कवि को या किस लेखक को कहा जाता है बताइए। तो पता रहना चाहिए आपको, अष्टछाप का जहाज कहा जाता है सूरदास को। और ये वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, वात्सल्य जो रस है ना, इसके सम्राट कौन माने जाते हैं? इसके सम्राट माने जाते हैं सूरदास। और इनके प्रमुख कथनों की अगर हम बात करें तो जैसे कि यहाँ पे पंक्ति दी हुई है, ऐसी और भी पंक्तियाँ हैं इनकी, जैसे कि चरण कमल बंदो हरिराई। और ऐसे ही दूसरा कथन है निस दिन बरसत नैन हमारे। और एक कथन और है मैया कबही बढ़ेगी चोटी। ऐसे ही है उद्धव तुम हो अति बड़भागी। तो ऐसे ही पंक्तियाँ जो हैं ये किसके द्वारा लिखी गई हैं? सभी पंक्तियाँ जो मैंने बताई ये सूरदास के द्वारा, सूरदास की ये पंक्तियाँ हैं, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यूनिकोड फॉन्ट के फायदे क्या हैं? तो देखिए यूनिकोड फॉन्ट जो है इसके फायदे बताने हैं। तो इसके फायदे मानक कुंजी पटल में टंकण, सभी अद्यतन प्रचालन प्रणालियों में पठनीय और ऑनलाइन व ऑफलाइन के लिए प्रयोग में सुविधा। तो देखिए यूनिकोड जो है, यूनिकोड फॉन्ट, इसके सभी फायदे हैं। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेशन अभी भी शेयर नहीं किया है आप लोगों ने, तो जल्दी से मिलकर आप सभी लोग सेशन शेयर कर दीजिए। फिर आगे अगला क्वेश्चन देखें, इनमें से सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? तो देखिए 4 भाषाएं आपके सामने दिख रही हैं यहाँ पे आपको, हिंदी, संस्कृत, अपभ्रंश, पंजाबी। तो सबसे पुरानी भाषा है इनमें से कौन सी? संस्कृत भाषा, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है भक्तिन के रचनाकार कौन है? तो देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड है आपका, परसों भी मैंने बताया था हिंदी की सीरीज में, दोबारा रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। तो देखिए अक्सर पूछा जा रहा है, इसका मतलब ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जा रहा है आयोग के द्वारा। तो देखिए भक्तिन के रचनाकार थे कौन? महादेवी वर्मा। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए जो आपका भक्तिन है ये महादेवी वर्मा का एक प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। ये याद रखेंगे, महादेवी वर्मा का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र भक्तिन स्मृति की रेखाएं में संकलित है। भक्तिन स्मृति रेखाओं में संकलित है महादेवी वर्मा का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र। और भक्तिन रेखा चित्र के मुख्य किरदार का नाम पूछा जा सकता है, तो बताइए भक्तिन रेखा चित्र जो है इसमें मुख्य किरदार का नाम क्या है? जिन लोगों को आंसर आ रहा है अपना राइट आंसर लगाएं, और जिन्हें नहीं आ रहा है वो नोट कर लीजिए, इसका नाम है लक्ष्मी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संचार में शोर का मतलब क्या है? तो देखिए संचार में शोर का क्या मतलब होता है? संचार प्रक्रिया में बाधा, यानी कि यहाँ पे आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला है आपका अवधी बोली किस राज्य में बोली जाती है। तो देखिए अवधी बोली बतानी है किस राज्य में बोली जाती है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पूर्वी हिंदी तो आपने नाम सुना होगा, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी ऐसे ही आपने पढ़े होंगे, तो आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ आपको। पूर्वी हिंदी जो है, तो पूर्वी हिंदी का जो उद्भव है वो कहाँ से हुआ है, अर्धमागधी अपभ्रंश से। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूर्वी हिंदी का जो उद्भव है, परसों के सीरीज में मैंने पश्चिमी हिंदी का उद्भव कहाँ से हुआ है ये बताया था आपको, तो जिन लोगों ने क्लास देखी है उन्हें पता होगा कि पश्चिमी जो हिंदी है इसका उद्भव कहाँ से हुआ है। पश्चिमी जो हिंदी है आपकी, तो उसका उद्भव हुआ है सौरसेनी अपभ्रंश से। और जबकि पूर्वी हिंदी का उद्भव की बात करें तो इसका उद्भव कहाँ से हुआ है, अर्धमागधी अपभ्रंश से। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का उद्भव हुआ है। और पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं। ध्यान दीजिएगा, पूर्वी हिंदी की कितनी बोलियां हैं, 3 बोलियां हैं। एक तो है आपकी कौन सी, एक है अवधी, दूसरी है बघेली, और तीसरी है कौन सी, छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी। तो पूर्वी हिंदी का जो उद्भव हुआ है ये अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है, और इसकी 3 बोलियां हैं, अवधी हो गई, बघेली हो गई और छत्तीसगढ़ी हो गई। जो कि आपको अवधी बोली तो यहाँ से पूछा ही है, क्वेश्चन में पूछा है अवधी बोली, तो इसका उद्भव कहाँ से हुआ है, किसकी ये बोली है, ये भी आपको पता रहना चाहिए। ये है पूर्वी हिंदी की बोली, अवधी जो बोली है। और अवधी बोली का मुख्य केंद्र कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश राज्य का जो अयोध्या है, अयोध्या नगर है, अयोध्या, ये अवधी बोली का मुख्य केंद्र है। ये ध्यान रखेंगे, अवधी बोली का मुख्य केंद्र कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश राज्य का अयोध्या। और देश के बाहर फिजी में भी अवधी बोली बोली जाती है। देश के बाहर फिजी में अवधी बोली बोली जाती है। बघेली की बात करें तो बघेली जो है ये छत्तीसगढ़ के रीवा नामक क्षेत्र में बोली जाती है, जबकि छत्तीसगढ़ी जो है ये रायगढ़, कोरबा व रायपुर, इसके अलावा सरगुजा क्षेत्र में बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी बोली रायगढ़, कोरबा व रायपुर, सरगुजा क्षेत्र में बोली जाती है। तो कौन सी बोली कहाँ पर बोली जाती है ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से आईओ के द्वारा अक्सर क्वेश्चन बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सहयोग शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो देखिए सहयोग यहाँ पे आपको शब्द दिया है, इसमें उपसर्ग बताना है। देखिए उपसर्ग क्या होते हैं, वे शब्दांश जो शब्दों के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता लाते हैं। अभी मैंने प्रत्यय के बारे में बताया था आपको, प्रत्यय ये शब्दों के एंड में जुड़ेंगे, जबकि उपसर्ग ये शब्दांश के फ्रंट में यानी कि आरंभ में जुड़ते हैं। ये ध्यान रखेंगे। अगर आप कन्फ्यूजन करते हैं, कुछ लोग पीछे का होगा या आगे का होगा, तो आपको याद रखना है उपसर्ग हमेशा शब्दांश के फ्रंट में जुड़ते हैं। तो यहाँ पे सहयोग में आपका कौन सा उपसर्ग दिया है, सह उपसर्ग। सह जो है इसमें सहयोग में सह उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रेमचंद्र के फटे जूते के रचनाकार कौन है। तो देखिए प्रेमचंद्र के फटे जूते इसके रचनाकार हैं हरिशंकर परसाई। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए प्रेमचंद्र के फटे जूते हरिशंकर परसाई का एक निबंध संग्रह है। इनका ये एक क्या है, निबंध संग्रह है। और हरिशंकर परसाई हिंदी के प्रसिद्ध लेखक व व्यंग्यकार थे, और इन्होंने जबलपुर से एक पत्रिका निकाली थी जिसका नाम क्या था, वसुधा। वसुधा नामक पत्रिका इन्होंने निकाली थी हरिशंकर परसाई ने, कहाँ से, जबलपुर से। और वर्ष 1982 में विकलांग श्रद्धा की दौर रचना के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ध्यान दीजिएगा किस रचना के लिए किया गया, कब किया गया, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो वर्ष 1982 में इन्हें विकलांग श्रद्धा की दौर रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कंठ्य व्यंजन का उदाहरण कौन सा है। तो देखिए इनमें से कंठ्य व्यंजन का उदाहरण बताना है। कंठ्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं, देखिए कंठ्य अक्षर वो अक्षर हैं जो सीधे ही कंठ से निकलते हैं, यानी कि उनके उच्चारण में जीव और मुख को किसी जीव
को मुख के किसी भी भाग को छूना नहीं पड़ता। ध्यान दीजिएगा इसके उच्चारण में, जीभ को मुख के किसी भाग को छूना नहीं पड़ता। तो ऐसे जो अक्षर या व्यंजन होते हैं आपके, कौन से होते हैं ये होते हैं आपके कंठ्य व्यंजन। जैसे कि आपका क, ख, ग, घ, ऐसे इसमें जीभ का कोई काम नहीं हो रहा है, सीधे गले से आवाज आ रही है। तो ऐसे जो व्यंजन होते हैं आपके, ये कंठ्य व्यंजन के उदाहरण हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन बी। ग जो है क, ख, ग, घ, अंग, ये सभी कंठ्य व्यंजन हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ईद का चाँद होना मुहावरे का अर्थ है। तो देखिए ईद का चाँद होना मुहावरे का अर्थ बताएं क्या हो जाएगा। बहुत दिनों बाद दिखना, ईद का चाँद काफ़ी समय बाद एक दिन दिखता है ना, तो ऐसे ही इसका जो अर्थ हो जाएगा बहुत दिनों बाद दिखना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे आपको सही वर्तनी चुन लेनी है। आपको आशीर्वाद कई तरीके से लिखकर दिखाया गया है। तो वर्तनी में क्या होता है, जैसा उच्चारण होता है शब्द का उसी प्रकार उसे लिखा जाता है। तो यहाँ पर वर्तनी की दृष्टि से आपको शुद्ध शब्द बताना है कौन सा है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, इसको करेक्ट कर लीजिए। तो ओके गाइस, आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और रात को 8 बजे आपको आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन मिलने वाला है, तो उसके लिए आप सभी लोग तैयार रहिए। और साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी आज के सेशन में रखे गए हैं रात को 8 बजे, जो आपको बताए जाएंगे। तो हो सके तो आप उन फैक्ट्स को, पॉइंट्स को नोट डाउन जरूर कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण वो पॉइंट है। तो चलिए मिलते हैं रात को 8 बजे एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।